हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक रहेगा वो मेरा दूसरे इंटरव्यू का अनुभव रहेगा, जो मैंने हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में दिया है। जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है सबसे पहले वाली, वो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की है। और आप लोगों का जो प्यार मिला, जो रिस्पांस मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा उस वीडियो में मुझे जैसे फीडबैक भी मिला कि उसमें कोई आवाज़ की समस्या थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उस समय मैं गोवा बीच के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ लहरों की निरंतर आती आवाज़ वीडियो में शायद उसकी वजह से आवाज़ की क्वालिटी के अंदर थोड़ी समस्या रही। तो आशा करूँगा कि इस वीडियो में आपको आवाज़ को लेकर के कोई समस्या ना हो। और उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे टिप्स भी आपको दूंगा। और उससे पहले आपसे एक अपील है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 99.9% जो ऑडियंस है वो अनसब्सक्राइब टू माय चैनल है। तो आप सबसे एक यही गुजारिश है कि आप मेरा अनुभव सुने उससे पहले एक सब्सक्राइब का बटन जो आपको दिख रहा होगा उसे दबा दें, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी अ, देरी किए अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसके 99.9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इससे पहले कि मैं अपना शुरू करूं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा है कि यदि आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो आप लोगों को बाहर कर दे रहे हैं। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों की क्वेरी ये भी थी कि क्या सर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेकर के जाना है या नहीं लेकर के जाना है। हालांकि ये लिखा हुआ है इंटरव्यू की कॉल लेटर के अंदर कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी लेकर के आएंगे, परंतु उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास। यदि नहीं है तो उसमें आपको समस्या की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, उसके बगैर भी आप जा सकते हैं। परंतु हाँ, आपके पास डिग्रीज़ होने चाहिए जो भी आपने किया है, जो भी रिक्वायर्ड हैं। और एक 50% के क्राइटेरिया को लेकर के सभी कैंडिडेट्स के अंदर एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो वो 50% जो है वो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ना कि ईयर वाइज की। ओवरऑल फिज़िक्स के अंदर अलग, मैथ्स के अंदर अलग और केमिस्ट्री के अंदर अलग, ये सभी का मिला करके नहीं है, इनमें अलग अलग तरीके से देख जो है परसेंटेज वो आपकी काउंट होगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आइए, इससे पहले कि मैं अपना अनुभव आपसे साझा करूं, तो आपको कुछ मैं टिप्स दे देता हूं। तो टिप शुरू करने से पहले एक जो रिसर्च हुई थी यूएसए के अंदर, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये रिसर्च हुई थी जजेस के व्यवहार को लेकर के, जिनके पास कैदियों के बेल एप्लीकेशंस आते थे। तो ऐसा देखा गया कि जब जज ने बेल एप्लीकेशन दिन के शुरुआत में देनी शुरू करी, तो बेल ग्रांट करने का जो रेट था शुरुआत में ज़्यादा था, बट समय के साथ साथ वो कम होता गया। और लंच से ठीक पहले जो था वो रेट बहुत ही कम था, और लंच के बाद वो रेट फिर से बढ़ गया। तो आपको मैं इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण बताऊं तो वो ये है कि शुरुआत में मूड जो है दिन में वो अच्छा रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है, और उसके साथ ही हमारा मूड भी धीरे धीरे लाइट मतलब डिग्रेडेड होना शुरू होता है। देन जब आप लंच करते हैं आपको फिर से एनर्जी मिलती है, आप फिर से रिफ़्रेश फील करते हैं, तो मूड फिर से आपका जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये तो जजेस की बात थी। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क पड़ता है आपके इंटरव्यू के अंदर भी। यदि मैं आपको बताऊं कि जो कैंडिडेट शुरुआत में ही अपना इंटरव्यू दे देते हैं,
तो उनके लिए एक एडवांटेज कहीं ना कहीं रहती है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि जिसका नाम लिस्ट में पहले है उसको पहले ही बुलाया जाएगा, नहीं। यदि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्दी करवा लिया है, अपनी डिटेल्स जल्दी भर दी हैं, सेंटर पे यदि आप जल्दी पहुँच गए हैं तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो टिप नंबर 1 जो है, आप अर्ली सेंटर पे पहुँचिए और अपना काम वहाँ जल्दी फटाफट कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और आप जल्दी इंटरव्यू दें। तो इसलिए आप यदि इंटरव्यू देने जल्दी जाएंगे तो आपको जो दूसरा फ़ायदा रहेगा वो रहेगा डेमो के समय पे। क्योंकि आप कल्पना करें कि आपका 8वां या 9वां नंबर है इंटरव्यू देने के लिए, और बाकी जो पहले के 7 से 8 कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू देने गए हैं, और डेमो में लगभग सभी ने कॉमन टॉपिक ही बताया है। तो उस समय आप सोच के देखिए कि जो पैनल है उनकी मनोस्थिति कैसे रहेगी, कि हर एक कैंडिडेट आता है, वो सेम ही टॉपिक पे डेमो देता है और चला जाता है, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होगा। तो यदि आप अर्ली जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके पास एडेड एडवांटेज होगी कि आप अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक पे डेमो दे पाएंगे। इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो मेरा 14 फ़रवरी को इंटरव्यू हुआ था वो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने ही दिया था, फर्स्ट वन। लेकिन उसमें उन्होंने मुझे प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाने के लिए कहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे कोई चॉइस नहीं दी थी। वहीं 15 फ़रवरी को उन लोगों ने मुझे चॉइस दी कि आप अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक पढ़ाइए। तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज होती है। और मेरा जो मित्र है एक, उसने भी कल ही इंटरव्यू दिया, यानी 15 फरवरी को ही उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू पैनल ने उन्हें कहा कि आप अर्थमेटिक और अलजेब्रा को छोड़ करके अन्य किसी भी विषय के ऊपर अपना डेमो दे दीजिए। यानी कि जो इंटरव्यू पैनल है वो बोर हो गए थे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे वो अलजेब्रा या फिर अर्थमेटिक को लेकर के ही अपना डेमो दे रहे थे। तो इस करके आपको एक अन्य जो टिप देना चाहूँगा वो है कि 3 से जो 4 टॉपिक हैं जिसमें आपकी अच्छी कमांड है वो आप तैयार करें। उनके आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के थोड़ा एडवांस तक की चीज़ें आप ध्यान में रख करके जाएं और उसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रस्तुत करें, जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा इंटरव्यू को लेकर के। तो मैं शुरुआत करूँगा कि जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर 5 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, और उनसे कुछ ही दूरी के ऊपर एक कुर्सी थी, और यहाँ पीछे जो है एक डिजिटल बोर्ड था। तो मैं जा कर के यहाँ खड़ा हो गया, मैंने सभी को विश किया कि गुड मॉर्निंग सर। और बताना चाहूँगा कि मेरे जो पैनल में थे सभी के सभी मेल मेंबर्स ही थे। तो उन्होंने मुझे बैठने का निर्देश दिया कि आप बैठिए। तो सबसे पहला जो सवाल मुझे एक्सपेक्टेड था वो था इंट्रोडक्शन, कि अब्दुल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस करते हुए मैंने उन्हें बताया कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस पर्टिकुलर प्लेस से भी फ़िलहाल आ रहा हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताना शुरू किया। आपको क्वालिफ़िकेशंस अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंस कि मोस्ट रिसेंट जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रही है उससे होते हुए आप पीछे बैक तक जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मेरी जो है हाल फ़िलहाल की क्वालिफ़िकेशन बीएड थी, जो मैंने 2021 में की थी, तो मैंने सबसे पहले वो बताई। उससे पहले 2019 के अंदर मैंने अपनी एमएससी की थी, फिर मैंने वो बताया। फिर मैंने अपनी बीएससी जो 2017 में मैंने पूरी की थी, मैंने उसके बारे में बताया। तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ इतना ही बताएं, क्योंकि यदि आप 12वीं और 10वीं के बारे में भी बताते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक लंबा खिंच जाता है, तो शायद वो उसमें इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। तो आप इतना ज़रूर बताएं। और यदि आप नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आप नवोदय विद्यालय का हिस्सा रहे हैं, तो आप अंत में चलते चलते कह सकते हैं कि सर मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो नवोदय विद्यालय से ही की है। तो ऐसे आप क्वालिफ़िकेशंस बताएंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनके बारे में आप बता सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
जो हैं इनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उन्हें बताया कि ये मेरी स्ट्रेंथ हैं। मेरे इंट्रोडक्शन के पूरा होने के बाद एक बोर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा कि अब्दुल, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और कहाँ से किया है यह आपने? तो मैंने उन्हें बताया कि सर, मैंने अपनी जो पीजी है वो एनआईटी राउरकेला से किया है। तो उनका क्रॉस क्वेश्चन यही था कि आपने एनआईटी राउरकेला से एमएससी किया है, तो वहाँ आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिलता है जिससे कि आप रिसर्च में जा सकते हैं। वाई टीचिंग? आपको नहीं लगता कि आप यहाँ एज अ टीजीटी मैथमेटिक्स आएंगे जहाँ आप 6th से लेकर के 10th तक के बच्चों को ही पढ़ा रहे होंगे? तो डोंट यू थिंक दिस इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ योर स्किल्स? तो मैंने उन्हें बताया कि सर, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे डिग्रेडेशन ऑफ स्किल्स हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि सर, मुझे अपने एमएससी के टाइम पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के दौरान रिसर्च की हल्की सी झलक मिली कि रिसर्च आगे कैसा होने वाला है। तो उससे मेरा इंटरेस्ट रिसर्च के अंदर इतना बन नहीं पाया, बट मैं हमेशा से ही एकेडमिक्स में आना चाहता था। और मुझे लगता है कि अच्छे जो शिक्षक हैं उनकी ज़रूरत हर जगह होती है, और यहाँ पर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं एक एसेट का काम करेगा। तो वो काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आए मुझे इस सवाल के जवाब से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके, वाई डू यू वांट टू कम इन द टीचिंग, वाई डू यू वांट टू बी ए टीचर इन द फर्स्ट प्लेस? तो मैंने कहा कि सर, यह न सिर्फ आपको एक नेशन बिल्डिंग में अपना एक एक्टिव रोल प्ले करने का एक मौका देता है, बल्कि एट द सेम टाइम आपको अपने स्कूल लाइफ दोबारा जीने की एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप डेमो दीजिए। तो जो मेरा डेमो था वो मेरी खुद की चॉइस का था, और मैंने जो टॉपिक लिया था वो लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टोरी जहाँ से वो शुरू हुआ, जो कि गौस साहब के साथ जो इंसिडेंस हुआ था, वहाँ से शुरू करते हुए मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें फिर बाद में मैंने अरिथमेटिक का मतलब भी समझाया, प्रोग्रेशन का मतलब भी समझाया। तो मुझसे पैनलिस्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या हम प्रोग्रेशन को सीक्वेंस कह सकते हैं? तो बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी कह सकते हैं। देन उन्होंने मुझसे सीक्वेंस की जो है वो डेफिनेशन पूछी। देन उन्होंने मुझे कहा कि सीरीज़ क्या होती है? तो मैंने उन्हें सीरीज़ के बारे में भी बताया कि सीरीज़ क्या होती है। तो इसके बाद फिर मैं अपना जो डेमो था वो मैंने कंटिन्यू किया, और आगे जैसे पढ़ाने लगा तो थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने मुझे वापस बुला लिया कि अब्दुल, चलिए बैठिए। उसके बाद उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे वो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि सिचुएशनल क्वेश्चंस मुझसे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव दोनों के तहत ही पूछे गए थे। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत जो सवाल पूछे गए उसमें ये थे कि मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा करके बाहर आ रहे हैं और आप कॉरिडोर में देख रहे हैं कि एक बच्चा डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि सर, मैं उससे जाके बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या समस्या है। तो बोला, क्या आप उसे जाने देंगे? मैं कहा, सर, बात करने में यदि लगेगा तो जाने देंगे। बोला कि इसके पास आप परमिशन ये चेक नहीं करेंगे? मैंने कहा, सर, डेफिनेटली मैं चेक करूँगा। तो और मैं उससे कहूँगा कि आप अपनी रिटन परमिशन दिखाइए कि आपने किससे परमिशन ली है कि आप जा रहे हैं। तो बोला कि चलिए, उसके पास रिटन परमिशन भी है, सब कुछ है, तो क्या आप जाने देंगे? मैं कहा, सर, सबसे पहले तो बात करते करते यदि मुझे लगेगा कि उसका कोई हेल्थ इशू है तो उसे सर डॉर्मेटरी तो नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी हालत में। और नवोदय विद्यालय के नियमों के अनुसार डॉर्मेटरी जो हैं वो टीचिंग आवर्स के दौरान बंद रहती हैं। तो उसको किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो वो रेस्ट रूम जा सकता है, एमआई रूम जा सकता है, जो कि किसी हेल्पर या फिर नर्स की सुपरविजन के अंडर रहती हैं। तो मेरे इस जवाब से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आए, और उन्होंने फिर मुझसे अगला सवाल पूछा कि आप नवोदय विद्यालय के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो ये सवाल जो है वो एसआरडी में भी मुझसे पूछा गया और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के दौरान भी पूछा गया। तो आपको नवोदय विद्यालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने उन्हें इसके बारे में भी बताया।
फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए अब्दुल, आपका इंटरव्यू हो गया है, और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और चलते चलते मुझसे पूछा क्या आपका पीजीटी का एग्ज़ाम भी हुआ है क्लियर। तो मैंने कहा जी सर, मेरा पीजीटी का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है, और विशिंग यू नाइस डे। तो ऐसा कह के मैंने उनसे विदा ली। तो ये मेरा इंटरव्यू का अनुभव था। उसके अलावा यदि हम अन्य पहलुओं पे यदि हम बात करेंगे फ़िलहाल कि कितने बोर्ड्स हैं वहाँ पर, तो देखा जाए तो वहाँ पे 3 बोर्ड हैं, बोर्ड 1, बोर्ड 2 और बोर्ड 3। जो बोर्ड 3 है वो एसआरडी को लेकर के है, और ये जो दोनों बोर्ड हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव को लेकर के हैं। तो बोर्ड मेंबर्स के सवालों का स्तर क्या रहता है, यदि हम लोग उनके सवालों के स्तर की बात करें तो जो मेरी कज़न सिस्टर थी उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था। तो वो किसी कैंडिडेट से मिलती हैं और वो बताती है कैंडिडेट उन्हें कि उनसे एमएससी लेवल के सवाल भी पूछे गए हैं, क्योंकि उन्होंने एमएससी की हुई थी। हालांकि एमएससी मैंने भी की हुई थी, मेरी जो कज़न सिस्टर उन्होंने भी एमएससी किया हुआ है। तो हम में से किसी से सवाल एमएससी लेवल के तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन वो पूछ सकते हैं, ये चांसेस हैं। यदि आपको आते हैं उन सवालों के जवाब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो आप उन्हें पोलाइटली मना कर सकते हैं कि सर एट द टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल देम राइट नाउ, आई नीड टू रिवाइज देम वंस अगेन। लेकिन पेडागोजी से संबंधित सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। हालांकि मुझसे पेडागोजी से संबंधित सवाल तो नहीं पूछे गए, लेकिन मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए। मेरी कज़न सिस्टर थी, उनसे पेडागोजी से संबंधित सवाल पूछे गए कि कॉम्पिटेंसी लर्निंग क्या होता है। उनसे पूछा गया कि मैथ्स को लेकर के डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ क्या क्या हैं टीचिंग की। तो आप ऐसे सवालों के लिए भी खुद को मेंटली प्रिपेयर रखें कि क्या पता आपसे ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाएं। तो जो मैथडोलॉजीज़ हैं वो आपके पास 3-4 मैथडोलॉजीज़ हैं, जैसे कि इंडक्शन मेथड है, डिडक्शन मेथड है और एनालिटिकल मेथड है। तो आप इस तरीके से चीज़ें पढ़ के जाइएगा तो आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, हम में से किसी से नहीं पूछा गया, लेकिन यह कोई नियम नहीं है कि आपसे भी नहीं पूछे जाएंगे। तो एडवाइजेबल यही है कि आप 3 नेशनल न्यूज़ और 3 इंटरनेशनल न्यूज़ जो हैं वो आप अपने साथ दिमाग में लेकर के जाएं, ताकि अगर इन केस क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उन्हें बता सकेंगे। तो क्या डेमो टॉपिक को लेकर के चॉइस है, अगला सवाल यही है। तो डेमो टॉपिक को लेकर के चॉइस दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। ये पर्टिकुलर उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि बोर्ड मेंबर्स आपको ये चॉइस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। परंतु यदि वो आपको चॉइस नहीं देते हैं और आप उस टॉपिक में सहज तरीके से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि सर मैं इस टॉपिक को लेकर के अभी फ़िलहाल इतना सहज नहीं हूँ, मैंने ये टॉपिक तैयार किया है, आप चाहें तो मैं इन टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डेमो दे सकता हूँ। तो एक अगला जो सवाल रहता है कैंडिडेट्स का वो है कि इंटरव्यू हिंदी में दूँ या इंग्लिश में दूँ। यदि व्यक्तिगत तौर से मैं बात करूं तो मैंने अपना इंटरव्यूज़ 99% जो है वो इंग्लिश में ही दिया है, क्योंकि मैं खुद को अंग्रेज़ी में ज़्यादा सहज तरीके से व्यक्त कर पाता हूं, और जो गणित की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेड ही ज़्यादा हैं। तो इसी करके मेरा जो कारण था मैंने इंग्लिश में दिया। लेकिन यदि आपकी इंग्लिश वीक है, आप इतने सहज तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें बिना किसी संकोच के आप हिंदी में उन्हें बताएं। यदि वो आपसे कहते हैं कि आप इंग्लिश में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तब आप उन्हें कह सकते हैं कि सर मैं इंग्लिश में उतना सहज नहीं हूँ, बट मैं अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में दूँ। तो ये सब चीज़ें तो थी इंटरव्यू से संबंधित। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल में, तो इसमें आपको जो है वो पीपीडीटी स्टोरीज़ का इसमें नाम दिया है मैंने चैनल को। तो इसका कारण ये है कि मैं पहले
एसएसबीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था और करीब 15 एसएसबी में शामिल होने के बावजूद भी जो मैं रिकमेंड नहीं हो पाया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों न जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तो मैं तैयारी करूं और साथ ही लोगों से भी कनेक्ट रहूं। तो नाम फ़िलहाल वही है, पीपीटीटी स्टोरीज़, और इसमें आपको एसएसबी से लेकर के भी कंटेंट मिल जाएगा। तो आप यदि कोई और सजेशन सुझाव है इस बारे में तो आप वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। इसके अलावा यदि बात करूं मैं, तो मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है, लेकिन वो भी दुर्भाग्यवश क्लियर नहीं हो पाया। मैं सैनिक स्कूल झुंझुनू के अंदर भी अपना टीजीटी मैथ्स को लेकर के पोस्ट निकली थी, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैंने उसको लेकर भी अपना अनुभव है वो साझा किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा हाल फिलहाल में मेरा अभी यूपीएससी सीएपीएफ का रिटन एग्ज़ाम चौथी बार में प्रयास करने के बाद क्लियर हुआ है, जिसका फ़िज़िकल मेडिकल 3 मार्च 2023 को है। तो यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं अपना अनुभव इस बारे में भी आपसे साझा करूँगा। और यदि एनवीएस में मेरा फाइनल सिलेक्शन अगर होता है तो मैं अपनी जर्नी वगैरह जो है वो इस चैनल के ऊपर आपसे शेयर करूँगा, और आप भी किस तरीके से आगे मेहनत कर सकते हैं, मेरे जो संघर्ष रहे हैं वो सब चीज़ें आपसे इसमें साझा की जाएंगी। तो गोवा जिन लोगों का इंटरव्यूज़ है, तो हम आमतौर से सभी स्टूडेंट्स ही हैं, तो एक क्वेरी जो हमारी रहती है कि कम से कम खर्चा हो और हम घूम भी लें, इंटरव्यू भी दे दें, तो वो कैसे करें। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि सबसे बड़ा जो खर्चा है वो आपकी फ़्लाइट या ट्रेन्स का है, जिसके पास आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो लिमिटेड हैं और उनमें सीट मिलना नहीं मिलना वो एक लक की भी बात है। और हमें इतने कम समय पहले ही यह बताया गया कि आप लोगों का इंटरव्यू है, और गोवा एक वैसे ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो सीटें ट्रेन से मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। तत्काल में यदि आपको मिल जाती हैं तो आपका लक अच्छा है, अदरवाइज़ फ़्लाइट्स का खर्चा है जिसे आप किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते हैं। परंतु जो गोवा में पहुंचने के बाद आपका खर्चा है उसको आप कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला तो आपका जो स्टे का खर्चा है, तो आप डॉर्मेट्रीज़ में रह सकते हैं रादर देन एक प्राइवेट रूम में। डॉर्मेट्रीज़ में रह सकते हैं क्योंकि इसमें आपका बहुत ही मिनिमल खर्चा आता है। दूसरा जो है आपका ट्रैवल का खर्चा है, तो आप टैक्सी ना करें क्योंकि टैक्सी काफ़ी महंगी है गोवा के अंदर। आप जो लोकल पायलट्स हैं, यानी जो बाइक पे आपको छोड़ते हैं, वो उनको ले सकते हैं आप। इवन ऑटो भी काफ़ी महंगे हैं, आप पायलट्स या फिर आप बस को प्रेफर कीजिए, क्योंकि टैक्सी यदि मैं बात करूं एनएलआई से एयरपोर्ट के, तो करीब करीब 2,000 रुपये के करीब उनका चार्जेस रहता है, और वहीं बस से आप केवल 50 से 60 रुपये में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी कज़न सिस्टर थी, उनका इंटरव्यू कैसा रहा। तो जो मेरा फ्रेंड था उसने शायद 8वां या 9वां नंबर था उसका। तो इंटरव्यू पैनल ने उनसे पहले ही कहा था कि आप अरिथमेटिक या फिर अलजेब्रा को छोड़ करके किसी अन्य टॉपिक के ऊपर जो है वो अपना डेमो दीजिए। तो वो थोड़ा सा घबरा गए थे। तो ये भी एक लक की ही बात है वैसे। और हालांकि वो जो सवाल हैं एनवीएस के बारे में, सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, वो कॉमन ही रह रहे हैं। मेथडोलॉजी टीचिंग वगैरह की बात है। और अन्य जो मेरी सिस्टर हैं उनका मैंने आपको बताया कि कैसे उनके एक साथी कैंडिडेट से एमएससी लेवल के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, पर जो सवाल हैं वो काफ़ी बेसिक हैं, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। मुख्य तौर से जो घबराहट होती है वो ये घबराहट होती है कि हम 5 लोगों के सामने बैठे हुए हैं और वो हमसे पूछताछ कर रहे हैं। तो आप इसे बिल्कुल एक ये देखें कि इस प्रक्रिया के अंदर वो आपके अंदर झांकने का प्रयास कर रहे हैं कि आप में वो सारे गुण हैं भी या नहीं जो एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए। तो चलते चलते मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लेकर अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कैसे इसमें मैं इम्प्रूव करूँ, और भविष्य में आपको इस चैनल के ऊपर HTET, CTET और KVS, NVS में पर्टिकुलरली मैथ्स विषय जो है और रीजनिंग से संबंधित वीडियोस यदि मुझे समय मिलता है तो मैं अवश्य डालूँगा। हालांकि
इस बारे में कोई संपूर्ण योजना नहीं बनाई गई है, परंतु मेरा मन है कि मैं इनके बारे में बताऊं। और उसके अलावा जो है सीडीएस का यदि आप चाहते हैं कि जीके का जो पोर्शन है उसको कैसे तैयार किया जाए, या यहाँ पर भी मैथ्स है वो कैसे किया जाए, तो इन सब के बारे में भी चीज़ें डाली जा सकती हैं। और भविष्य में जो भी कोई विस्तृत योजना होगी इसके बारे में, वो आपको बता दिया जाएगा। तो इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः चलते चलते यह गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाऊँ और अपनी बात कहने का एक जो माध्यम है वो मुझे मिले। जय हिंद, जय भारत।